निश्चित रूप से। प्रस्तुत हैं अकबर और बीरबल के दो विस्तृत किस्से जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। यह ल शब्दों का महाआख्यान है जो उनकी बुद्धि, दर्शन और मानवीय स्वभाव की गहरी समझ को दर्शाता है। किस्से अकबर बीरबल के इंसानियत का आईना। प्रस्तावना: शहंशाह की बेचैनी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर केवल हिंदुस्तान के शहंशाह नहीं थे, वे विचारों के भी शहंशाह थे। उनकी सल्तनत आगरा से काबुल तक फैली थी और उनकी हुकूमत का डंका चारों ओर बजता था। लेकिन अक्सर जब रात की खामोशी दीवाने खास के संगमरमरी स्तंभों से टकराती तो अकबर के मन में युद्ध और राजनीति से परे गहरे दार्शनिक प्रश्न उठते थे। एक ऐसी ही शाम जब दरबार समाप्त हो चुका था और केवल उनके नवरत्न मौजूद थे, अकबर ने एक सवाल पूछा जिसने सबको मौन कर दिया। हम कानून बनाते हैं, न्याय करते हैं, सजा देते हैं और इनाम भी। हम यह सब इस धारणा पर करते हैं कि हम इंसान को समझते हैं। अकबर ने अपने नवरत्नों पर एक गहरी नजर डालते हुए कहा, लेकिन क्या हम सच में उसे समझते हैं? मुझे बताओ, वह कौन सी एक शक्ति है जो इंसान को सबसे ज्यादा चलाती है? वह कौन सी एक भावना है जो उसके हर कर्म की जड़ में होती है? क्या वह प्रेम है, ईश्वर का भय है, या कुछ और? दरबार में कानाफूसी होने लगी। किसी ने कहा, जहांपनाह, वह प्रेम है। किसी ने कहा, नहीं, वह महत्वाकांक्षा है। अकबर के एक और सलाहकार, मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से मन ही मन ईर्ष्या करते थे, आगे आए। गुस्ताखी माफ, जहांपनाह। इंसान को चलाने वाली सबसे बड़ी ताकत है लालच। सिर्फ लालच। एक इंसान अपनी माँ को बेच सकता है, अपने ईमान को बेच सकता है, अपने देश को बेच सकता है, अगर उसे सही कीमत दी जाए। कई दरबारियों ने मुल्ला की बात में हाँ मिलाई। यह एक सरल और कड़वा सच लग रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो अब तक चुप थे। और तुम क्या कहते हो, बीरबल? क्या तुम मुल्ला की बात से सहमत हो? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जहांपनाह, इंसान इतना सरल नहीं है। उसे किसी एक तराजू पर तौलना उसके अस्तित्व का अपमान है। लालच एक शक्तिशाली शक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन यह अकेली नहीं है। इंसानियत एक नदी की तरह है जिसमें लालच, प्रेम, भय, करुणा, अहंकार और त्याग सभी की धाराएं एक साथ बहती हैं। कब कौन सी धारा प्रबल हो जाए, यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। अकबर को यह दार्शनिक उत्तर पसंद आया, लेकिन उनके अंदर का शासक प्रमाण चाहता था। शब्दों का जाल मत बुनो, बीरबल। इसे साबित करो। मैं चाहता हूं कि तुम और मुल्ला दोनों अपनी अपनी बात को साबित करो। हम एक परीक्षा लेंगे, एक ऐसी परीक्षा जो इंसानियत का आईना बन जाए। और इस तरह दो महान किस्सों की नींव रखी गई, जो केवल पहेलियां नहीं बल्कि मानवीय स्वभाव की गहराइयों में एक यात्रा बनने वाले थे। किस्सा पहला, सोने की अशर्फिया और मूर्तिकार का ईमान। अध्याय 1, परीक्षा की घोषणा। शहंशाह अकबर के आदेश पर एक बड़ी घोषणा की गई। पूरे आगरा और उसके आसपास के गांवों में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। सुनो, सुनो, सुनो। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की ओर से ऐलान किया जाता है। सल्तनत में सबसे ईमानदार व्यक्ति की खोज की जा रही है। जो कोई भी व्यक्ति अपनी ईमानदारी का अकाट्य प्रमाण देगा, उसे शहंशाह की ओर से ईमान सल्तनत की उपाधि और 100 सोने की अशर्फियों का इनाम दिया जाएगा। यह घोषणा जंगल की आग की तरह फैल गई। 100 सोने की अशर्फिया। यह एक ऐसी रकम थी जो किसी गरीब की 7 पीढ़ियों को तार सकती थी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता, मैं ईमानदार हूं, तो कोई कहता,
मुझसे ज्यादा ईमानदार कौन होगा? मुल्ला दो प्याजा ने अकबर से कहा, देखिए जहांपनाह, मैंने कहा था न। अब लोग अपनी ईमानदारी का प्रदर्शन करने के लिए दौड़े आएंगे, लेकिन उन सबके दिल में इनाम का लालच होगा। यह परीक्षा ही साबित कर देगी कि ईमानदारी भी लालच का एक मुखौटा है। बीरबल चुप रहे। उन्होंने अकबर से बस इतनी अनुमति मांगी कि इस परीक्षा की रूपरेखा वह स्वयं तैयार करेंगे। अकबर ने इजाजत दे दी। बीरबल ने कोई खुली प्रतियोगिता नहीं रखी। उन्होंने अपने गुप्तचरों को भेजा और आगरा के सबसे गरीब लेकिन सबसे स्वाभिमानी और कुशल कारीगरों की सूची बनाने को कहा। उनकी नजर एक व्यक्ति पर आकर टिकी, हरिदेव। हरिदेव एक असाधारण मूर्तिकार था। उसके हाथों में जादू था। वह पत्थर को तराशकर उसमें जान फूंक देता था। लेकिन उसकी कला की कोई कद्र नहीं थी। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसके घर में मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुट पाती थी। उसकी एक छोटी बेटी थी, कमली, जो पिछले कुछ महीनों से एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त थी। हकीम ने बताया था कि उसका इलाज महंगा है और उसके लिए कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां चाहिए, जिनकी कीमत 10 सोने की अशर्फियों के बराबर थी। हरिदेव के लिए यह एक असंभव रकम थी। वह अपनी बेटी को तिल तिल कर मरते हुए देखने को विवश था। बीरबल ने तय किया कि हरिदेव ही उनकी परीक्षा का केंद्र होगा। वह यह देखना चाहते थे कि जब एक स्वाभिमानी और मजबूर इंसान के सामने लालच और जरूरत एक साथ खड़ी हो तो वह क्या चुनता है। अध्याय 2, जंगल का खजाना। बीरबल ने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। उन्होंने शाही खजाने से 500 सोने की अशर्फियों से भरा एक थैला लिया। यह इनाम की राशि से 5 गुना ज्यादा था। उन्होंने उस थैले को एक चमड़े के पुराने संदूक में रखा और उसे आगरा के बाहर उस जंगल के रास्ते में एक पेड़ के नीचे गड़वा दिया, जिस रास्ते से हरिदेव रोज पत्थर लाने के लिए गुजरता था। अगले दिन हरिदेव भारी मन से जंगल की ओर जा रहा था। उसकी बेटी की हालत बिगड़ती जा रही थी और उसके पास हकीम को देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसका दिल रो रहा था। वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, कोई चमत्कार कर दे, मेरी कमली को बचा ले। तभी उसका पैर किसी कठोर चीज से टकराया। उसने नीचे देखा तो जमीन में धंसे हुए एक पुराने संदूक का कोना दिखाई दिया। उसने उत्सुकतावश आसपास देखा। कोई नहीं था। उसने अपने औजारों से मिट्टी हटाई और संदूक को बाहर निकाला। वह बहुत भारी था। कांपते हाथों से उसने संदूक खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। संदूक सोने की अशर्फियों से लबालब भरा था। सूरज की रोशनी में वे ऐसे चमक रही थीं मानो सैकड़ों सूरज एक साथ उग आए हों। हरिदेव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। 500 अशर्फिया। वह एक पल में दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता था। उसकी बेटी का इलाज, एक बड़ा घर, नौकर चाकर, सब कुछ संभव था। यह उसके जीवन की सारी समस्याओं का अंत था। उसके मन में एक तूफान उठा। एक तरफ उसकी गरीबी, उसकी बेटी की बीमारी और यह अप्रत्याशित खजाना था। दूसरी तरफ उसका ज़मीर, उसका ईमान, जो उसे उसके पिता ने सिखाया था, बेटा, मेहनत की रोटी में जो स्वाद है वह हराम की दौलत में नहीं। उसने संदूक बंद कर दिया। उसके दिमाग में विचारों की जंग चल रही थी। यह मेरा नहीं है। जिसका भी है वह कितना परेशान होगा। लेकिन फिर एक और आवाज आई, शायद यह भगवान ने ही मेरी प्रार्थना सुनकर भेजा है। मेरी बेटी मर रही है। क्या उसका जीवन इस सोने से ज्यादा कीमती नहीं है? वह घंटों वहीं बैठा रहा। अंत में एक पिता की ममता उसके ईमान पर भारी पड़ गई, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसने एक फैसला किया।
उसने संदूक में से ठीक 10 अशर्फियां निकाली, उतनी ही जितनी उसकी बेटी के इलाज के लिए चाहिए थीं। उसने उन अशर्फियों को अपनी कमर में खोसा और बाकी का संदूक वापस उसी गड्ढे में रखकर उसे अच्छी तरह से ढक दिया। वह सीधा शहर की ओर भागा, हकीम के पास गया, उसे 10 अशर्फियां दी और अपनी बेटी के लिए दवाइयां ले लीं। बीरबल के गुप्तचर, जो पेड़ के पीछे छिपे यह सब देख रहे थे, ने तुरंत जाकर बीरबल को पूरी बात बताई। बीरबल मुस्कुराए। खेल तो अब शुरू हुआ है। अध्याय 3 दरबार में न्याय। 2 दिन बाद हरिदेव शाही दरबार में हाजिर हुआ। उसकी बेटी की हालत अब बेहतर थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून नहीं बल्कि एक अपराध बोध था। उसने शहंशाह को उस खजाने के बारे में सूचित किया था। अकबर के आदेश पर संदूक को दरबार में लाया गया। अकबर ने हरिदेव से पूछा, तो तुम वह व्यक्ति हो जिसे यह खजाना मिला? जी जहांपनाह, हरिदेव ने सिर झुकाकर कहा। तुम चाहते तो यह सारा खजाना अपने पास रख सकते थे, किसी को पता भी नहीं चलता। फिर तुम इसे वापस क्यों ले आए? अकबर ने पूछा। जहांपनाह, यह मेरा नहीं था। किसी की अमानत में खयानत करना मेरे संस्कारों के खिलाफ है, हरिदेव ने कहा। मुल्ला दो प्याजा तुरंत बोला, वाह, क्या ईमानदारी है। जहांपनाह, यही है वह व्यक्ति जो ईमान सल्तनत की उपाधि का हकदार है। इसे 100 अशर्फियों का इनाम दिया जाए। अकबर भी प्रभावित हुए। उन्होंने इनाम देने का आदेश देना ही चाहा कि बीरबल ने उन्हें रोक दिया। एक पल जहांपनाह, बीरबल ने कहा। मामला इतना सीधा नहीं है। बीरबल ने खजांची को बुलाया और अशर्फियों को गिनने का आदेश दिया। खजांची ने गिना और कहा, हुजूर, इसमें 490 अशर्फियां हैं। 10 कम हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें हरिदेव पर टिक गईं, जो डर और शर्म से कांप रहा था। मुल्ला दो प्याजा जोर से हंसा। पकड़ा गया। देखा जहांपनाह, मैंने कहा था न। यह ईमानदार नहीं, यह चतुर चोर है। इसने सोचा कि 500 में से 10 निकाल लूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। इसने आपकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। इसे इनाम नहीं, सजा मिलनी चाहिए, कठोर सजा। अकबर का चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया। उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। हरिदेव, क्या यह सच है? क्या तुमने 10 अशर्फियां चुराई हैं? हरिदेव फूट फूट कर रो पड़ा। वह अकबर के कदमों में गिर गया। मुझे माफ कर दें जहांपनाह, मैंने चोरी नहीं की। मैंने मजबूरी में ऐसा किया। मेरी बेटी मर रही थी। हकीम को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने सिर्फ उतनी ही अशर्फियां लीं जितनी मुझे जरूरत थी। मैं बाकी की जिंदगी आपकी गुलामी करके यह कर्ज चुका दूंगा, पर मुझे चोर मत कहिए। मुल्ला ने कहा, यह सब बहाने हैं। चोरी तो चोरी है, चाहे 1 अशर्फी की हो या 1000 की। अकबर भी असमंजस में थे। कानून के हिसाब से हरिदेव दोषी था। तभी बीरबल आगे आए। जहांपनाह, क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूं? अकबर ने इजाजत दी। बीरबल ने हरिदेव से पूछा, हरिदेव, जब तुम्हें वह खजाना मिला तो तुमने सारी अशर्फियां क्यों नहीं ले लीं? तुम आसानी से यह देश छोड़कर कहीं और जा सकते थे। हरिदेव ने सिसकते हुए कहा, मेरा ज़मीर मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। मुझे केवल अपनी बेटी की जान बचानी थी, अमीर नहीं बनना था। बीरबल मुल्ला दो प्याजा की ओर मुड़े। मुल्ला जी, आप कहते हैं कि इंसान को केवल लालच चलाता है। अगर ऐसा होता तो हरिदेव पूरा संदूक लेकर भाग जाता। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? मुल्ला के पास कोई जवाब नहीं था।
बीरबल फिर अकबर की ओर मुड़े। जहां पनाह, यह परीक्षा ईमानदारी की थी और हरिदेव इसमें उत्तीर्ण हुआ है। उसने चोरी नहीं की, उसने एक चुनाव किया। एक तरफ 500 अशर्फियों का लालच था और दूसरी तरफ एक पिता का अपनी बेटी के लिए प्रेम और कर्तव्य। उसने लालच को ठुकरा दिया और केवल अपने कर्तव्य को चुना। उसने 10 अशर्फियां अपने लिए नहीं, अपनी बेटी की जिंदगी के लिए लीं। अगर यह लालच होता तो वह 100 अशर्फियां लेता या सारी ले लेता। बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, इस व्यक्ति ने हमें दिखाया है कि इंसानियत लालच से बड़ी है। करुणा और प्रेम लालच को हरा सकते हैं। हाँ, यह सच है कि जरूरत ने उसके ईमान को थोड़ा डिगाया, लेकिन उसके ज़मीर ने उसे पूरी तरह गिरने से बचा लिया। मेरे विचार में यही असली ईमानदारी है, प्रलोभन के सामने पूरी तरह न गिरना। एक भूखे व्यक्ति के लिए रोटी का एक टुकड़ा चुराना और एक अमीर व्यक्ति का खजाना लूटना एक समान अपराध नहीं हो सकता। अकबर बीरबल की बातों की गहराई से प्रभावित हुए। उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने महसूस किया कि मुल्ला का दृष्टिकोण कितना सही और बीरबल का कितना गहरा था। उन्होंने फैसला सुनाया, बीरबल सही हैं। हरिदेव चोर नहीं, एक विवश पिता है और उसने अपनी ईमानदारी का सबसे बड़ा प्रमाण दिया है। उसे ईमान सल्तनत की उपाधि दी जाती है। जो 10 अशर्फियां उसने ली हैं, वह उसकी बेटी के लिए सल्तनत की ओर से एक उपहार है। और इनाम की 100 अशर्फियां भी उसे दी जाएं, ताकि वह अपनी कला को आगे बढ़ा सके और उसे कभी ऐसी मजबूरी का सामना न करना पड़े। हरिदेव खुशी से रो पड़ा। दरबार शहंशाह अकबर की जय और राजा बीरबल की जय के नारों से गूंज उठा। मुल्ला दो प्याजा का सिर शर्म से झुका हुआ था। अकबर ने सीखा कि इंसान को चलाना वाला सिर्फ लालच नहीं, बल्कि प्रेम, कर्तव्य और करुणा जैसी भावनाएं भी हैं, जो कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकती हैं। लेकिन उनके मन की जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई थी। एक और भावना थी जिसे वह परखना चाहते थे, भय और अहंकार। और यहीं से दूसरे किस्से की भूमिका तैयार हुई। किस्सा दूसरा, परछाई वाला चोर और अमीरों का अहंकार। अध्याय 1, आगरा में दहशत। हरिदेव की घटना के कुछ महीने बाद आगरा में एक अजीब सी दहशत फैलने लगी। एक रहस्यमयी चोर का आतंक था, जो महलों और हवेलियों में सेंध लगा रहा था। लेकिन यह कोई आम चोर नहीं था। वह सोना, चांदी, हीरे जवाहरात या कोई भी कीमती चीज नहीं चुराता था। उसकी चोरियां बहुत अजीब थीं। शहर के सबसे अमीर सूबेदार के घर से चोर ने उसकी सबसे कीमती शाही पगड़ी चुरा ली। एक और घमंडी अमीर जो अपनी मूंछों पर ताव देता फिरता था, उसकी मूंछों का ताला, एक कीमती क्लिप चोरी हो गया। शाही खजांची जो अपनी ईमानदारी का ढिंढोरा पीटता था, उसके दफ्तर से उसकी स्याही की दवात गायब हो गई। चोर इतना शातिर था कि कोई भी पहरेदार उसे देख नहीं पाता था। वह आता और जाता जैसे कोई परछाई हो। लोगों ने उसे परछाई चोर का नाम दे दिया। इन चोरियों से किसी का आर्थिक नुकसान तो नहीं हो रहा था, लेकिन अमीरों और सूबेदारों की इज्जत और अहंकार पर सीधी चोट पड़ रही थी। वे पूरी सल्तनत में मजाक का पात्र बन गए थे। अकबर बहुत परेशान थे। यह उनकी सल्तनत की सुरक्षा व्यवस्था पर एक तमाचा था। उन्होंने अपने सबसे काबिल सेनापति को चोर को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन हफ्तों बीत गए और चोर का कोई सुराग नहीं मिला। मुल्ला दो प्याजा ने इस मौके का फायदा उठाया। जहां पनाह, यह जरूर कोई बाहरी दुश्मन है जो हमारी सल्तनत को अस्थिर करना चाहता है। यह डर का माहौल पैदा कर रहा है। डर इंसान को तोड़ देता है। मैंने कहा था न, लालच के बाद डर ही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है।
अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो अब तक खामोश थे। बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? यह परछाई चोर कौन है और वह ऐसा क्यों कर रहा है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह चोर नहीं है। यह एक कलाकार है। और वह चोरी नहीं कर रहा, वह एक संदेश दे रहा है। वह डर नहीं, बल्कि आईना दिखा रहा है। आईना? अकबर ने हैरान होकर पूछा। जी जहांपनाह, उसने उन चीजों को चुराया है जो इन अमीरों के अहंकार का प्रतीक हैं। सूबेदार की पगड़ी, अमीर की मूछ, खजांची की दवा। यह चोर हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। उसे पकड़ने के लिए हमें तलवार नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। अकबर ने यह मामला पूरी तरह बीरबल को सौंप दिया। तुम्हारे पास 1 महीने का समय है, बीरबल। इस परछाई को पकड़कर मेरे सामने पेश करो। अध्याय 2, बीरबल की तहकीकात। बीरबल ने अपनी तहकीकात बिल्कुल अलग ढंग से शुरू की। उन्होंने चोर को नहीं, बल्कि उन लोगों को जांचना शुरू किया जिनके घर चोरियां हुई थीं। उन्होंने उन तीनों अमीरों, सूबेदार, अमीर और खजांची के अतीत को खंगालना शुरू किया। उन्होंने पाया कि तीनों में एक बात समान थी। कुछ साल पहले आगरा के किले के नवीनीकरण का काम चल रहा था। उस परियोजना का मुख्य वास्तुकार, आर्किटेक्ट, एक प्रतिभाशाली लेकिन स्वाभिमानी व्यक्ति था, जिसका नाम मायाधर था। मायाधर ने एक शानदार डिजाइन बनाया था, लेकिन इन तीनों अधिकारियों ने मिलकर उसके काम में घोटाला किया, उसका पैसा हड़प लिया और झूठे आरोप लगाकर उसे अपमानित करके काम से निकलवा दिया था। मायाधर का सब कुछ लुट गया था, उसकी प्रतिष्ठा, उसका काम, उसका घर। उसके बाद से वह कहाँ गया, किसी को नहीं पता था। बीरबल को यकीन हो गया कि यह परछाई चोर कोई और नहीं, बल्कि मायाधर ही है। वह चोरी नहीं कर रहा, वह अपना बदला ले रहा है। वह इन अमीरों को यह याद दिला रहा है कि उन्होंने उसके साथ क्या किया था। अब सवाल यह था कि मायाधर को पकड़ा कैसे जाए। वह बहुत शातिर था। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने मायाधर की तरह ही सोचना शुरू किया। एक कलाकार अपने काम की प्रशंसा चाहता है। मायाधर भी चाहेगा कि लोग उसकी कला को, उसकी चतुराई को पहचानें। और एक कलाकार हमेशा अपनी सबसे बड़ी कृति, मास्टरपीस, बनाने की सोचता है। बीरबल ने सोचा, इन अमीरों के बाद अहंकार का सबसे बड़ा प्रतीक कौन है? खुद शहंशाह। उन्होंने अपनी योजना अकबर को बताई। अकबर पहले तो हिचकिचाए, लेकिन फिर बीरबल की बुद्धि पर भरोसा करके मान गए। अगले दिन पूरे आगरा में यह खबर फैला दी गई कि शहंशाह अकबर के ताज कोह-ए-नूर के ठीक बगल में रखा हुआ उनका निजी गुलाब जल का फव्वारा चोरी हो गया है, जो उन्हें फारस के शाह ने तोहफे में दिया था। यह भी फैलाया गया कि चोर ने एक खत छोड़ा है, जिसमें लिखा है, मैं ही असली शहंशाह हूँ। यह खबर आग की तरह फैली। परछाई चोर ने अब सीधे शहंशाह को चुनौती दी थी। अध्याय 3, जाल और न्याय का मंचन। बीरबल जानते थे कि फव्वारा चोरी नहीं हुआ है। यह एक जाल था। उन्होंने अनुमान लगाया कि मायाधर, यह सुनकर कि किसी और ने शहंशाह को चुनौती दी है, अपने अहंकार को रोक नहीं पाएगा। वह यह साबित करना चाहेगा कि वही असली परछाई चोर है। वह खुद आकर कुछ ऐसा चुराएगा जिसे चुराना असंभव माना जाता हो। बीरबल ने अकबर के शयनकक्ष, बेडरूम के बाहर सुरक्षा दोगुनी करवा दी, लेकिन जानबूझकर एक गुप्त रास्ते को लगभग खुला छोड़ दिया, जिसके बारे में केवल पुराने वास्तुकार ही जान सकते थे। और बीरबल का अनुमान सही निकला। उस रात एक साया चुपके से उस गुप्त रास्ते से महल में दाखिल हुआ। वह सीधा अकबर के शयनकक्ष में पहुंचा। अकबर अपने बिस्तर पर सो रहे थे। साया धीरे धीरे उनके बिस्तर के पास गया।
उसने कोई कीमती चीज नहीं उठाई। उसने बिस्तर के पास रखी शहंशाह की खड़ाऊ लकड़ी की चप्पल को उठाया। यह परम अपमान का प्रतीक था। जैसे ही वह खड़ाऊ उठाकर पलटा, चारों ओर मशालें जल उठीं। कमरा सैनिकों से घिरा हुआ था और सामने स्वयं बीरबल खड़े थे। वह साया कोई और नहीं, मायाधर ही था। मायाधर ने भागने की कोशिश नहीं की। उसने खड़ाऊ नीचे रख दी और मुस्कुराया। तो आखिर तुमने मुझे पकड़ ही लिया, बीरबल। मैं जानता था कि इस सल्तनत में अगर कोई मेरी कला को समझ सकता है तो वह तुम ही हो। अगले दिन दरबार लगा। मायाधर जंजीरों में जकड़ा हुआ खड़ा था। तीनों अमीर जिनकी चीजें चोरी हुई थीं, विजय भाव से उसे देख रहे थे। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, जहां पनाह, इस गुस्ताख को मौत की सजा दी जाए। इसने आपकी शान में गुस्ताखी की है। अकबर भी क्रोधित थे। मायाधर, तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? मायाधर हंसा। हिम्मत? जहां पनाह, हिम्मत तो इन लोगों ने की थी। उसने उन तीनों अमीरों की ओर इशारा करते हुए कहा। इन्होंने मेरी कला, मेरी इज्जत, मेरा भविष्य सब कुछ चुरा लिया। मैंने तो केवल उनकी झूठी शान के प्रतीक चुराए थे। मैंने किसी को शारीरिक चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन इन्होंने मेरी आत्मा को मार डाला। बताइए, असली चोर कौन है? अब बीरबल आगे आए। जहां पनाह, मायाधर ने जो किया वह कानून की नजर में अपराध है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, यह समझना न्याय की नजर में जरूरी है। बीरबल ने दरबार के सामने उन तीनों अमीरों के भ्रष्टाचार का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। उन्होंने सबूत पेश किए कि कैसे उन्होंने मायाधर को बर्बाद किया था। तीनों अमीरों के चेहरे सफेद पड़ गए। उनका अहंकार धूल में मिल गया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह कहानी हमें सिखाती है कि भय और अहंकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन अमीरों ने अपने अहंकार में एक निर्दोष को सताया, और जब मायाधर ने उनके अहंकार पर चोट की तो वे डर गए। मायाधर ने हमें दिखाया है कि जब न्याय का रास्ता बंद हो जाता है तो इंसान अन्याय का रास्ता अपनाता है। उसे सजा देने से पहले हमें उस अन्याय को दूर करना होगा जो उसके साथ हुआ। अकबर ने एक बार फिर बीरबल की गहरी समझ को देखा। वह केवल अपराधी को नहीं बल्कि अपराध के कारण को देख रहे थे। उन्होंने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। मायाधर का तरीका गलत था, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं। इसलिए उसे सजा नहीं मिलेगी। इन तीनों अमीरों को आदेश दिया जाता है कि वे मायाधर से लूटी हुई सारी दौलत ब्याज सहित वापस करें और दरबार में उससे माफी मांगें। उन्हें उनके पदों से बर्खास्त किया जाता है। और मायाधर, अकबर ने कहा, तुम्हारी कला का स्थान जेल में नहीं, महलों में है। तुम्हें शाही वास्तुकार के पद पर फिर से नियुक्त किया जाता है। अपनी प्रतिभा का उपयोग सल्तनत को बनाने में करो, बिगाड़ने में नहीं। मायाधर की आंखों में आंसू आ गए। वह शहंशाह के कदमों में गिर पड़ा। दरबार एक बार फिर न्याय के जयकारों से गूंज उठा। उपसंहार, इंसानियत का सच्चा आईना। उस शाम अकबर और बीरबल यमुना के किनारे टहल रहे थे। चांदनी रात में ताजमहल का भविष्यकालीन स्थल चमक रहा था। अकबर ने एक गहरी सांस ली। बीरबल, आज तुमने मुझे इंसानियत का वह रूप दिखाया जो मैं कभी नहीं देख पाया था। पहले किस्से में तुमने दिखाया कि प्रेम और करुणा लालच से ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं, और दूसरे किस्से में तुमने दिखाया कि कैसे अहंकार और अन्याय भय को जन्म देते हैं, और कैसे सच्चा न्याय केवल दंड नहीं बल्कि सुधार और पुनर्स्थापना है। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, इंसान न तो पूरी तरह अच्छा है न ही पूरी तरह बुरा। वह परिस्थितियों का दास है। हरिदेव एक ईमानदार आदमी था,
लेकिन जरूरत ने उसे थोड़ा डिगा दिया। मायाधर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन अन्याय ने उसे अपराधी बना दिया। तो फिर एक शासक का क्या कर्तव्य है? अकबर ने पूछा। एक शासक का कर्तव्य एक माली की तरह है, जहां पनाह, बीरबल ने उत्तर दिया। उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि उसके बाग में हर पौधे को सही मात्रा में धूप और पानी मिले। उसे ऐसी परिस्थितियां बनानी चाहिए जहां इंसान की अच्छाई पनप सके और उसकी बुराई को अवसर ही न मिले। न्याय का असली अर्थ यही है, एक ऐसा समाज बनाना जहां हरिदेव जैसे लोगों को अपनी बेटी के इलाज के लिए चोरी करने पर मजबूर न होना पड़े और मायाधर जैसे लोगों को अपना हक पाने के लिए कानून न तोड़ना पड़े। अकबर ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराए। उनके मन की बेचैनी शांत हो चुकी थी। उन्हें अपना जवाब मिल गया था। इंसान को चलाने वाली कोई एक शक्ति नहीं, बल्कि अनेक शक्तियां हैं। और एक महान शासक वही है जो इन सभी शक्तियों को समझकर करुणा और विवेक के साथ शासन करता है। और उस दिन के बाद अकबर और बीरबल का रिश्ता और भी गहरा हो गया। वे सिर्फ शहंशाह और सलाहकार नहीं रहे, बल्कि दो ऐसे मित्र बन गए जो मिलकर इंसानियत के जटिल लेकिन खूबसूरत आईने में झांकने का साहस रखते थे। निश्चित रूप से प्रस्तुत है अकबर और बीरबल के बीच की एक महाकाव्यात्मक दिमागी जंग, जो शब्दों में उनकी बुद्धि, विवेक और संबंधों की गहराई को दर्शाती है। दिमाग की जंग, अकबर बनाम बीरबल। अध्याय एक बेचैन शहंशाह और एक असंभव प्रश्न। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना के किनारे खड़ा था। सूरज की सुनहरी किरणें दीवाने खास के संगमरमरी खंभों पर पड़कर एक दिव्य आभा बना रही थीं। हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा की तरह संतुष्टि नहीं, बल्कि एक गहरी, अनकही बेचैनी थी। आज दरबार में एक जटिल मामला सुलझाया गया था। दो भाइयों के बीच जमीन का विवाद, जिसे बीरबल ने अपनी चतुराई से कुछ ही पलों में हल कर दिया था। सबने वाह वाह की, शहंशाह ने भी बीरबल की पीठ थपथपाई। लेकिन जब दरबार समाप्त हुआ और अकबर अपने निजी कक्षों में लौटे, तो उनके मन में एक कांटा चुभ रहा था। क्या यह न्याय था? उन्होंने खुद से पूछा। यह केवल एक चतुर समाधान? अकबर सिर्फ एक विजेता नहीं थे, वह एक दार्शनिक भी थे। वह एक ऐसा साम्राज्य बनाना चाहते थे जो सिर्फ ताकत पर नहीं, बल्कि न्याय और सुशासन की नींव पर टिका हो। उन्हें लगा कि उनका न्याय, चाहे कितना भी प्रभावी क्यों न हो, हमेशा घटना के बाद आता है। वह एक प्रतिक्रिया थी, कोई स्थायी व्यवस्था नहीं। वह पूर्ण न्याय की अवधारणा से जूझ रहे थे, एक ऐसा न्याय जो त्रुटिहीन हो, सार्वभौमिक हो और जो किसी भी परिस्थिति में न डगमगाए। शाम को जब अकबर शाही बाग में टहल रहे थे, उनके मन में यह विचार और भी गहरा हो गया। उनके साथ उनके 9 रत्नों में से सबसे प्रिय राजा बीरबल भी थे। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अपनी हाजिर जवाबी और असाधारण बुद्धिमत्ता के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध थे। बीरबल, अकबर ने अचानक रुकते हुए कहा, उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। तुमने आज दरबार में जो किया, वह प्रशंसनीय था। लेकिन क्या वह सच में न्याय था? बीरबल ने शहंशाह के चेहरे पर छाई चिंता को भांप लिया। जहां पनाह, वह उस परिस्थिति में सबसे उचित समाधान था। न्याय के कई रूप होते हैं। रूप, अकबर लगभग चिल्लाए। मैं रूपों की बात नहीं कर रहा, बीरबल। मैं सार की बात कर रहा हूं। मैं पूर्ण न्याय, परफेक्ट जस्टिस की बात कर रहा हूं। क्या ऐसी कोई चीज मौजूद है? क्या कोई इंसान पूर्ण न्याय कर सकता है? बीरबल ने एक पल सोचा। जहां पनाह, पूर्णता ईश्वर का गुण है, इंसान का नहीं। इंसान केवल पूर्णता की ओर प्रयास कर सकता है।
अकबर को यह दार्शनिक उत्तर पसंद नहीं आया। उनके अंदर का शहंशाह, जो हर चुनौती पर विजय पाना चाहता था, जाग उठा था। उन्हें लगा कि बीरबल की बुद्धि, जिसकी वह इतनी प्रशंसा करते थे, आज उन्हें चुनौती दे रही है। एक अजीब सा अहंकार, जो अक्सर महान शासकों में पाया जाता है, उनके मन में घर करने लगा। क्या बीरबल सच में उतना बुद्धिमान है जितना सब कहते हैं, या वह केवल चतुर शब्दों से बच निकलते हैं? प्रयास, अकबर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। शब्दों से खेलना आसान है बीरबल। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे यह साबित करके दिखाओ। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। पूरे बाग में सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे रुक गई थी। मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं, अकबर ने अपनी उंगलियां उठाते हुए घोषणा की। इस 1 महीने में तुम्हें न केवल मुझे यह समझाना होगा कि पूर्ण न्याय क्या है, बल्कि उसे मेरे सामने प्रदर्शित भी करना होगा। तुम्हें एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना होगा जिसे देखकर मैं कह सकूं, हाँ, यह पूर्ण न्याय है। बीरबल का चेहरा पीला पड़ गया। यह कोई पहेली नहीं थी, यह एक असंभव कार्य था। अकबर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक शासक की चमक जो अपने सबसे काबिल मंत्री की सीमाओं को परखना चाहता था। और सुनो बीरबल, उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अगर तुम इस चुनौती में असफल रहे तो तुम हिंदुस्तान के शहंशाह के मुख्य सलाहकार के पद के लायक नहीं हो। तुम्हें अपना पद त्यागना होगा और हमेशा के लिए आगरा छोड़कर जाना होगा। यह एक सीधी सादी दिमागी जंग की घोषणा थी। यह सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं था, यह बीरबल के पद, उनकी प्रतिष्ठा और शहंशाह के साथ उनके रिश्ते का इम्तिहान था। अकबर ने अनजाने में ही अपने अहंकार और दार्शनिक जिज्ञासा के मिश्रण से अपने सबसे वफादार दोस्त के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया था। बीरबल ने गहरी सांस ली, अपना सिर झुकाया और कहा, जो हुक्म जहांपना। मैं अपनी पूरी क्षमता से प्रयास करूंगा। लेकिन उनके मन में एक तूफान चल रहा था। पूर्ण न्याय, उसे प्रदर्शित कैसे किया जा सकता है? यह तो हवा को मुट्ठी में पकड़ने जैसा था। यह जंग सिर्फ बुद्धि की नहीं, बल्कि अस्तित्व की होने वाली थी। अध्याय 2, षड्यंत्र की आहट और बीरबल की यात्रा। अगले दिन यह खबर पूरे दरबार में आग की तरह फैल गई। शहंशाह ने बीरबल को एक असंभव चुनौती दी है और उनकी कुर्सी दांव पर है। दरबार 2 गुटों में बंट गया। एक तरफ वे लोग थे जो बीरबल की बुद्धिमत्ता पर अटूट विश्वास करते थे और चिंतित थे। दूसरी तरफ बीरबल के ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी थे, जिनका नेतृत्व मुल्ला 2 प्याजा और कई अन्य अमीर कर रहे थे। उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर था। मुल्ला 2 प्याजा ने अपने साथियों से कहा, देखा, मैंने कहा था न, यह बीरबल सिर्फ बातों का धनी है। शहंशाह ने आखिरकार उसकी असलियत परखने का फैसला कर ही लिया। अब देखो कैसे यह 30 दिनों में अपनी पगड़ी उतार कर यहां से जाता है। इन षड्यंत्रकारियों ने तय किया कि वे बीरबल के रास्ते में हर संभव रोड़ा अटकाएंगे। वे गुप्तचरों को भेजकर यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि बीरबल को कहीं से कोई मदद न मिले। उधर बीरबल अपने घर पर गहरी चिंता में डूबे थे। उनकी पत्नी, जो स्वयं एक समझदार महिला थीं, ने उनके चेहरे पर तनाव देखकर पूछा, स्वामी, आप इतने परेशान क्यों हैं? आपने तो इससे भी बड़ी पहेलियां सुलझाई हैं। बीरबल ने एक ठंडी आह भरी। यह पहेली नहीं है प्रिय, यह एक जाल है। शहंशाह उत्तर नहीं, बल्कि एक चमत्कार चाहते हैं। और न्याय कोई जादू नहीं है जिसे मंच पर दिखाया जा सके। यह एक धीमी, जटिल और अक्सर अधूरी प्रक्रिया है। उन्होंने फैसला किया कि आगरा के महलों और पुस्तकालयों में बैठकर इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। पूर्ण न्याय को समझने के लिए
उन्हें अन्याय की जड़ों तक जाना होगा। उन्हें आम लोगों के बीच जाना होगा, उनकी पीड़ाओं को समझना होगा और देखना होगा कि न्याय उनके लिए क्या मायने रखता है। अगली सुबह बीरबल ने एक साधारण व्यापारी का भेष बदला और अपने भरोसेमंद घोड़े पर सवार होकर आगरा से निकल पड़े। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वह कहाँ जा रहे हैं, सिवाय अपनी पत्नी के। उन्होंने अपनी यात्रा उत्तर की ओर, उन गांवों की ओर शुरू की जहां सल्तनत का कानून तो पहुंचता था, लेकिन उसकी आत्मा नहीं। उनकी यात्रा के कुछ ही दिनों बाद वह एक गांव में पहुंचे जिसका नाम था पत्थरपुर। गांव का नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वहां की जमीन पथरीली और बंजर थी। यहाँ के किसान बड़ी मुश्किल से गुजारा करते थे। बीरबल एक सराय में रुके और लोगों से घुलने मिलने लगे। जल्द ही उन्हें गांव की सबसे बड़ी समस्या का पता चला। गांव का एक सूदखोर, जिसका नाम हरखचंद था, ने लगभग पूरे गांव को अपने कर्ज के जाल में फंसा रखा था। वह अनपढ़ किसानों से अंगूठा लगवाकर दस्तावेज तैयार करता और फिर उनकी जमीन और फसल दोनों हड़प लेता था। गांव का मुखिया भी उससे मिला हुआ था, इसलिए किसी की सुनवाई नहीं होती थी। बीरबल को लगा कि पूर्ण न्याय की खोज का यह पहला अध्याय हो सकता है। उन्होंने एक ऐसे ही पीड़ित किसान राम भरोसे से मिलने का फैसला किया, जिसकी पूरी मीन हरखचंद ने हाल ही में छीन ली थी। राम भरोसे अपनी झोपड़ी के बाहर उदास बैठा था। बीरबल उसके पास गए और व्यापारी के भेष में बात शुरू की। क्या बात है भाई, इतने चिंतित क्यों हो? राम भरोसे ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए हरखचंद से 5 सोने के सिक्के उधार लिए थे। दस्तावेज पर लिखा था कि अगर वह 1 साल में कर्ज नहीं चुका पाया तो उसकी 2 एकड़ जमीन सूदखोर की हो जाएगी। राम भरोसे ने फसल बेचकर पैसे चुका दिए थे, लेकिन हरखचंद ने कहा कि उसने देर कर दी और जमीन पर कब्जा कर लिया। उसके पास कोई रसीद नहीं थी और दस्तावेज हरखचंद के पक्ष में था। बीरबल ने दस्तावेज देखने की इच्छा जताई। राम भरोसे ने कहा कि वह तो हरखचंद के पास है। ठीक है, बीरबल ने कहा, तुम चिंता मत करो। कल सुबह गांव की पंचायत में हम इस मामले को उठाएंगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बीरबल को पता था कि सीधी कार्यवाही से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुखिया भी मिला हुआ है। उन्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना था। उन्होंने रात भर जागकर एक योजना बनाई। यह योजना पूर्ण न्याय की दिशा में उनका पहला कदम थी। उन्हें पता था कि न्याय सिर्फ सच को उजागर करना नहीं है, बल्कि दोषी को उसी के खेल में मात देना भी है। अध्याय 3 सूदखोर का जाल और बीरबल का न्याय। अगली सुबह गांव के बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। मुखिया, जो हरखचंद का मित्र था, ऊंचे चबूतरे पर बैठा था। बीरबल एक साधारण व्यापारी के रूप में राम भरोसे के साथ खड़े थे। मामला पेश हुआ। राम भरोसे ने अपनी बात रखी, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। हरखचंद ने अहंकार से अपना संदूक खोला और कर्ज का दस्तावेज निकाला, जिस पर राम भरोसे का अंगूठा लगा हुआ था। देखिए पंच परमेश्वर, हरखचंद ने कहा, सब कुछ साफ लिखा है। इसने समय पर पैसा नहीं लौटाया, इसलिए अनुबंध के अनुसार जमीन मेरी हुई। इसमें अन्याय कहाँ है? मुखिया ने दस्तावेज देखा और सिर हिलाया। दस्तावेज तो यही कहता है, राम भरोसे। जमीन अब हरखचंद की है। गांव वाले निराश हो गए। एक और किसान अन्याय का शिकार हो गया था। तभी बीरबल आगे बढ़े। 1 मिनट रुकिए मुखिया जी, मैं इस मामले में कुछ कहना चाहता हूं। मुखिया ने उसे घूरकर देखा। तुम कौन हो अजनबी? मैं एक व्यापारी हूं और न्याय का पक्षधर हूं, बीरबल ने शांति से कहा।
मैंने यह दस्तावेज ध्यान से सुना है। इसमें लिखा है कि अगर कर्ज समय पर नहीं चुकाया गया तो जमीन सूदखोर की हो जाएगी। क्या मैं सही हूं? बिल्कुल सही, हरखचंद हंसा। ठीक है, बीरबल ने कहा। तो अनुबंध केवल जमीन के बारे में है। उस जमीन पर जो फसल खड़ी है उसके बारे में तो कुछ नहीं लिखा है। हरखचंद और मुखिया एक दूसरे को देखने लगे। यह एक ऐसा बिंदु था जिस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। बीरबल ने आगे कहा, राम भरोसे ने अपनी मेहनत से इस जमीन पर गेहूं की फसल उगाई है। अनुबंध के अनुसार जमीन भले ही हरखचंद की हो गई हो, लेकिन फसल तो राम भरोसे की है। उसे अपनी फसल काटने का पूरा हक है। गांव वालों में कानाफूसी शुरू हो गई। यह बात तो तर्कसंगत लग रही थी। हरखचंद चिल्लाया, यह बकवास है। जब जमीन मेरी है तो उस पर उगी हर चीज मेरी है। ऐसा कहाँ लिखा है? बीरबल ने कामली पूछा। क्या आपके दस्तावेज में फसल का कोई जिक्र है? नहीं। इसलिए न्याय यह कहता है कि राम भरोसे अपनी फसल काटेगा। और क्योंकि अब जमीन आपकी है तो अगले साल से आप जो बोएंगे वो आपका होगा। मुखिया फंस गया। बीरबल का तर्क कानून के हिसाब से सही था। वह मना नहीं कर सकता था। उसने अनिच्छा से फैसला सुनाया, ठीक है। राम भरोसे को अपनी फसल काटने की इजाजत दी जाती है। हरखचंद गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन बीरबल का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने राम भरोसे से कहा, भाई तुम अपनी फसल काटो। और हाँ, एक और बात, वह हरखचंद की ओर मुड़े। जब तक राम भरोसे की फसल कट नहीं जाती तब तक आप इस जमीन पर कदम नहीं रख सकते, क्योंकि फसल उसकी निजी संपत्ति है और आप उसकी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पंचायत समाप्त हुई। राम भरोसे ने बीरबल के पैर पकड़ लिए। आपने मुझे बचा लिया, सेठ जी। अभी नहीं, बीरबल मुस्कुराए। असली न्याय तो अब होगा। शाम को हरखचंद गुस्से में अपने घर में बैठा था। तभी बीरबल उससे मिलने पहुंचे। क्या करने आए हो यहाँ? हरखचंद गरजा। एक व्यापारिक प्रस्ताव लेकर बीरबल ने कहा, तुम्हारी 2 एकड़ जमीन पर गेहूं की शानदार फसल खड़ी है। राम भरोसे को उसे काटने में कम से कम 1 महीना लगेगा। फिर वह उसे बाजार ले जाएगा। तब तक तुम अपनी जमीन का कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूं। तुम यह जमीन मुझे बेच दो। मैं तुम्हें बाजार भाव से ज्यादा कीमत दूंगा। हरखचंद चौंका। तुम यह जमीन क्यों खरीदना चाहते हो? क्योंकि मुझे इसमें फायदा दिख रहा है, बीरबल ने चालाकी से कहा। मैं राम भरोसे से फसल खरीद लूंगा और फिर जमीन पर कुछ और उगाऊंगा। हरखचंद ने सोचा, जमीन अभी उसके किसी काम की नहीं थी। अगर यह अजनबी अच्छी कीमत दे रहा है तो सौदा बुरा नहीं है। उसने जमीन का सौदा बीरबल से कर लिया और पैसे लेकर खुश हो गया। अगले दिन बीरबल ने राम भरोसे को बुलाया। यह लो, उन्होंने जमीन के कागजात उसे देते हुए कहा। यह जमीन अब तुम्हारी है। राम भरोसे की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन कैसे? मैंने इसे हरखचंद से खरीद लिया है, बीरबल ने समझाया। और अब मैं इसे तुम्हें उपहार में देता हूं। जो 5 सोने के सिक्के तुमने उधार लिए थे, समझो वह मैंने चुका दिए। फिर बीरबल ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी असली पहचान बताई। गांव वाले राजा बीरबल की जय के नारे लगाने लगे। मुखिया और हरखचंद डर से कांप रहे थे। बीरबल ने कहा, न्याय का अर्थ केवल सजा देना नहीं है। न्याय का एक रूप है पुनर्स्थापना, रिस्टोरेटिव जस्टिस।
जो छीना गया है उसे वापस दिलाना। राम भरोसे को उसकी जमीन वापस मिल गई। लेकिन असली न्याय तब होगा जब ऐसा दोबारा न हो। उन्होंने मुखिया को पद से हटा दिया और एक ईमानदार व्यक्ति को नया मुखिया नियुक्त किया। उन्होंने हरखचंद को आदेश दिया कि उसने जितने भी किसानों की जमीन गलत तरीके से हड़पी है वह सब वापस करे, वरना उसे आगरा के कारागार में डाल दिया जाएगा। बीरबल ने पत्थरपुर में कुछ दिन और बिताए, यह सुनिश्चित करते हुए कि व्यवस्था ठीक हो गई है। उन्होंने अपने मन में एक नोट बनाया, पूर्ण न्याय का पहला तत्व पुनर्स्थापना और सुधार, न कि केवल दंड। वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए, लेकिन अब उनके मन में थोड़ी स्पष्टता थी। हालांकि वह जानते थे कि यह तो बस शुरुआत है। शहंशाह का सवाल इससे कहीं ज्यादा गहरा था। अध्याय 4, 2 भाई और एक अनोखा बंटवारा। पत्थरपुर से निकलकर बीरबल ने दक्षिण की ओर रुख किया। अब वह एक ऐसे शहर में पहुंचे जिसका नाम रेशमपुर था। यह शहर अपने रेशम के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ के लोग काफी धनी थे। लेकिन जहाँ धन होता है वहाँ अक्सर रिश्तों में कड़वाहट भी आ जाती है। यहाँ बीरबल को एक और जटिल मामले के बारे में पता चला। शहर के सबसे बड़े रेशम व्यापारी सेठ धर्मदास की हाल ही में मृत्यु हो गई थी। उनके 2 बेटे थे, सोहन और मोहन। धर्मदास अपनी वसीयत में अपनी सारी संपत्ति, जिसमें एक विशाल हवेली, रेशम के कारखाने और बेशुमार दौलत थी, दोनों बेटों में बराबर बांटने के लिए कह गए थे। समस्या संपत्ति के बंटवारे में नहीं थी, बल्कि हवेली के बंटवारे में थी। वह हवेली उनके परिवार की कई पीढ़ियों का घर थी। दोनों भाई उस हवेली से भावनात्मक रूप से जुड़े थे और दोनों में से कोई भी उसे छोड़ना नहीं चाहता था। मामला इतना बिगड़ गया था कि दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे थे और बात शहर काजी तक पहुंच गई थी। काजी ने सुझाव दिया कि हवेली बेचकर पैसा आधा आधा बांट लिया जाए, लेकिन दोनों भाई इसके लिए तैयार नहीं थे। वे पैसे नहीं, घर चाहते थे। काजी ने फिर कहा कि हवेली के बीच में एक दीवार बना दी जाए, लेकिन हवेली का डिजाइन ऐसा था कि ऐसा करने से उसका सौंदर्य और उपयोगिता दोनों नष्ट हो जाती। बीरबल, जो अब एक ज्योतिषी का भेष धारण किए हुए थे, ने इस मामले में गहरी दिलचस्पी ली। उन्होंने महसूस किया कि यह न्याय का एक अलग पहलू है। यहाँ कानून या दस्तावेज की नहीं, बल्कि भावनाओं और रिश्तों की परीक्षा थी। उन्होंने सोहन और मोहन दोनों से अलग अलग मिलने का फैसला किया। पहले वह बड़े भाई सोहन के पास गए। सोहन ने गुस्से में कहा, मैं बड़ा हूं, घर पर पहला हक मेरा है। मोहन को अपना हिस्सा लेकर कहीं और घर बना लेना चाहिए। फिर बीरबल छोटे भाई मोहन के पास गए। मोहन ने दुखी होकर कहा, पिताजी, हम दोनों से बराबर प्यार करते थे। उन्होंने सब कुछ बराबर बांटा। फिर घर पर सिर्फ सोहन का हक कैसे हो सकता है? मैं यह घर कभी नहीं छोड़ूंगा। बीरबल ने देखा कि दोनों अपनी अपनी जगह सही थे और दोनों ही गलत भी थे। उनका अहंकार और जिद उनके भाईचारे पर हावी हो गई थी। यहाँ न्याय का अर्थ केवल संपत्ति का बंटवारा नहीं, बल्कि टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना था। बीरबल काजी के पास पहुंचे और कहा, काजी साहब, मैं एक ज्योतिषी हूं और मैंने ग्रहों की चाल से इस समस्या का एक हल निकाला है। काजी, जो खुद परेशान हो चुका था, इंट्रिग्यूड हुआ। बताओ, क्या हल है? आप कल दोनों भाइयों को हवेली के मुख्य आंगन में बुलाइए, बीरबल ने कहा, और साथ में एक तलवार भी रखिएगा। अगले दिन सोहन और मोहन आंगन में एक दूसरे से मुंह फेरे खड़े थे। काजी और शहर के अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। बीरबल अपने ज्योतिषी के भेष में आगे आए। उस सेठ धर्मदास के पुत्रों, उन्होंने गंभीर आवाज में कहा,
चूंकि तुम दोनों इस घर पर अपना हक जता रहे हो और कोई समाधान नहीं निकल रहा है, इसलिए मैंने एक दिव्य उपाय खोजा है। यह हवेली जो तुम्हारे झगड़े की जड़ है, इसे ही खत्म कर देना चाहिए। लेकिन क्योंकि यह तुम्हारे पिता की निशानी है, हम इसे नष्ट नहीं करेंगे। हम इसे सजा देंगे। सब लोग हैरान थे। एक घर को सजा? बीरबल ने आगे कहा, इस घर को 2 बराबर हिस्सों में काटा जाएगा, ठीक बीच से। काजी साहब, कृपया तलवार उठाइए। एक जल्लाद एक बड़ी भारी तलवार लेकर आगे बढ़ा। 1 मिनट, बीरबल ने कहा। लेकिन काटेगा कौन? जो भाई इस घर को ज्यादा प्यार करता है, उसे ही इसे काटने का दर्द सहना होगा। तो तुम दोनों में से कौन इस हवेली पर पहला वार करेगा? एक भयानक सन्नाटा छा गया। सोहन और मोहन तलवार को और फिर हवेली को देखने लगे। वह हवेली जहां उनका बचपन बीता था, जहां उन्होंने अपने पिता के साथ अनगिनत यादें बनाई थीं। उसकी दीवारों को काटने का विचार ही उन्हें कंपा गया। बड़ा भाई सोहन, जो ज्यादा गुस्सैल था, पहले बोला, ठीक है, अगर यही न्याय है तो मैं तैयार हूं। लाओ तलवार। उसने अहंकार में आकर तलवार उठाने की कोशिश की, लेकिन छोटा भाई मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। वह बीरबल के पैरों में गिर गया। नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैं यह घर छोड़ने को तैयार हूं। मेरे भाई को पूरा घर दे दीजिए। मैं अपने पिता की निशानी को अपनी आंखों के सामने कटते हुए नहीं देख सकता। मैं अपना हिस्सा त्यागता हूं। जैसे ही मोहन ने यह कहा, बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने सोहन के हाथ से तलवार ले ली। वह दोनों भाइयों की ओर मुड़े और बोले, असली वारिस वह नहीं होता जो हक जताता है, बल्कि वह होता है जो त्याग करना जानता है। मोहन ने आज साबित कर दिया कि उसे इस घर और अपने परिवार की इज्जत की ज्यादा परवाह है। यह सुनकर सोहन का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका अहंकार पिघल गया और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वह दौड़कर अपने छोटे भाई के पास गया और उसे गले लगा लिया। मुझे माफ कर दे मोहन, मैं अंधा हो गया था। यह घर हम दोनों का है। हम इसमें साथ रहेंगे। पूरा माहौल बदल गया। जहां कुछ देर पहले नफरत थी, अब वहां भाईचारे के आंसू थे। बीरबल ने अपनी असली पहचान बताई। उन्होंने काजी से कहा, काजी साहब, कभी कभी न्याय कानून की किताबों में नहीं, बल्कि इंसान के दिल में छिपा होता है। यहाँ न्याय का अर्थ बंटवारा नहीं, बल्कि मिलाप था। इसे भावनात्मक न्याय, इमोशनल जस्टिस कहते हैं। बीरबल ने अपने मन में दूसरा नोट बनाया, पूर्ण न्याय का दूसरा तत्व सुलह और संबंधों का सम्मान, न कि केवल अधिकारों का विभाजन। उनकी यात्रा अभी भी जारी थी। उन्हें 2 अलग अलग तरह के न्याय मिल चुके थे, पुनर्स्थापना और भावनात्मक। लेकिन उन्हें पता था कि शहंशाह अकबर को प्रभावित करने के लिए यह काफी नहीं था। उन्हें कुछ और चाहिए था, कुछ ऐसा जो बुद्धि की पराकाष्ठा हो। अध्याय 5, कवि की चोरी हुई कल्पना। बीरबल अब अपनी यात्रा के अंतिम चरण में थे। महीना समाप्त होने में केवल 1 सप्ताह बचा था। वह वापस आगरा की ओर लौट रहे थे, लेकिन उनका मन अभी भी बेचैन था। उन्होंने 2 समस्याओं को सुलझाया था, लेकिन वे दोनों मूर्त चीजों से संबंधित थीं, जमीन और घर। पूर्ण न्याय की अवधारणा इससे कहीं ज्यादा अमूर्त और व्यापक होनी चाहिए। इसी सोच में डूबे हुए वह एक छोटे से कस्बे सुखनपुर में रुके। यह कस्बा अपनी शायरी और संगीत की महफिलों के लिए जाना जाता था। यहाँ बीरबल ने एक सराय में एक कवि को देखा जो बेहद उदास और हताश था। बीरबल, जो अब एक विद्वान पंडित का वेश धरे हुए थे, उस कवि के पास गए। क्या बात है महाशय,
आपकी आंखों में ऐसी निराशा क्यों है? कवि, जिसका नाम निशब्द था, ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। वह एक प्रतिभाशाली लेकिन गरीब कवि था। उसने हाल ही में एक महाकाव्य लिखने में अपनी जिंदगी के 2 साल लगाए थे। यह महाकाव्य हिंदुस्तान के इतिहास और दर्शन पर आधारित था। उसने अपनी रचना अपने एक मित्र यशपाल को सुनाई, जो कि दरबार का एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति था। यशपाल ने रचना की बहुत तारीफ की और कहा कि वह इसे शहंशाह अकबर तक पहुंचाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद निशब्द को पता चला कि यशपाल ने उस महाकाव्य को अपनी रचना बताकर शहंशाह के सामने पेश कर दिया है और ढेरों इनाम और प्रशंसा बटोरी है। पंडित जी, निशब्द ने रोते हुए कहा, उसने मेरी दौलत नहीं चुराई, उसने मेरी आत्मा चुरा ली है। मेरी कल्पना, मेरे शब्द, मेरे विचार, सब कुछ उसने अपना बना लिया। और मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैंने उसे अपनी रचना सुनाई थी, कोई लिखित प्रमाण नहीं दिया था। बीरबल को तुरंत समझ आ गया कि यह वही चुनौती है जिसकी उन्हें तलाश थी। यह बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी का मामला था। एक ऐसी चोरी जिसे साबित करना लगभग असंभव था। यहाँ न्याय कैसे होगा? बीरबल ने निशब्द को सांत्वना दी। तुम चिंता मत करो कवि, सत्य की अपनी आवाज होती है। हम आगरा चलेंगे और शहंशाह के सामने न्याय की गुहार लगाएंगे। कुछ दिनों बाद बीरबल और निशब्द आगरा पहुंच गए। बीरबल सीधे शहंशाह अकबर के पास नहीं गए। उन्हें पता था कि अकबर तो खुद इस दिमागी जंग के निर्णायक हैं। उन्होंने पहले माहौल बनाया। उन्होंने दरबार के अन्य मंत्रियों और अमीरों के बीच यह बात फैलानी शुरू की कि एक अद्भुत कवि आया है जिसके महाकाव्य की चोरी हो गई है। जल्द ही यह बात अकबर के कानों तक पहुंची। उधर बीरबल के प्रतिद्वंद्वी मुल्ला दो प्याजा ने यशपाल से हाथ मिला लिया। उन्होंने यशपाल को यकीन दिलाया कि वह उसे बचा लेंगे और बीरबल को नीचा दिखाएंगे। आखिरकार वह दिन आ गया जब अकबर ने इस मामले की सुनवाई के लिए विशेष दरबार लगाया। बीरबल का 1 महीने का समय भी लगभग पूरा हो चुका था। सबकी निगाहें इस बात पर थीं कि बीरबल इस अदृश्य चोरी को कैसे साबित करेंगे। दरबार खचाखच भरा था। एक तरफ गरीब कवि निशब्द खड़ा था और दूसरी तरफ कीमती वस्त्रों में लिपटा, आत्मविश्वास से भरा यशपाल। अकबर ने पूछा, क्या आरोप है? बीरबल आगे आए और उन्होंने पूरा मामला शहंशाह के सामने रखा। यशपाल जोर। इस उत्सव का मुख्य आकर्षण था एक विशेष चित्र जो शाही खजाने की सबसे अनमोल धरोहरों में से एक माना जाता था। उस चित्र का नाम था रूह-ए-हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की आत्मा। कहा जाता था कि इस चित्र को शहंशाह हुमायूं के दौर के एक महान पर गुमनाम सूफी संत और चित्रकार बाबा फरीद ने बनाया था। यह कोई साधारण चित्र नहीं था। इसमें न तो किसी राजा की तस्वीर थी, न किसी युद्ध का दृश्य। इसमें एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे विभिन्न धर्मों और जातियों के लोगों को दर्शाया गया था। एक किसान, एक सैनिक, एक योगी, एक मौलवी, एक गृहिणी, एक बच्चा। उन सबके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और संतोष का भाव था। चित्र की सबसे बड़ी खूबी उसके रंग थे। वे इतने जीवंत और गहरे थे कि लगता था मानो वे कैनवास से बाहर आकर आपसे बातें करने लगेंगे। लेकिन सबसे रहस्यमयी थी उस बरगद के पेड़ की छाव, जो गहरे नीले और हरे रंग के एक ऐसे मिश्रण से बनी थी जिसे आज तक कोई भी चित्रकार दोबारा नहीं बना पाया था। यह चित्र अकबर की सुलह-ए-कुल, सबके लिए शांति की नीति का जीता जागता प्रतीक था। शहंशाह अकबर उस चित्र को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज मानते थे। जश्न-ए-रंग के अवसर पर उसे विशेष रूप से शाही खजाने से निकालकर दीवान-ए-आम के मध्य में एक मखमली पर्दे के पीछे रखा गया था,
जिसे उत्सव के अंतिम दिन सबके सामने प्रदर्शित किया जाना था। उत्सव अपने चरम पर था। बीरबल हमेशा की तरह अपनी शांत मुस्कान के साथ दरबार की रौनक देख रहे थे। उनकी आंखें हर चेहरे को पढ़ रही थीं। किसी की आंखों में अपनी कला के लिए प्रशंसा पाने की उम्मीद थी, तो किसी की आंखों में दूसरे की कला से ईर्ष्या की हल्की सी झलक। वे जानते थे कि शाही दरबार जितने रंगों को सम्मान देता है, उतने ही रंगों को अपने भीतर छुपाता भी है। वफादारी का रंग, महत्वाकांक्षा का रंग, ईर्ष्या का रंग और कभी-कभी धोखे का गहरा काला रंग। उत्सव के दूसरे दिन, जब शहंशाह अपने नवरत्नों के साथ कलाकृतियों का निरीक्षण कर रहे थे, एक हरकारा हामफता हुआ दरबार में दाखिल हुआ। उसके हाथ में फारस, पर्शिया के शाह तहमास्त का भेजा हुआ एक पत्र था। पत्र को शाही अनुवादक ने पढ़कर सुनाया। पत्र की भाषा बहुत विनम्र और कूटनीतिक थी, लेकिन उसका संदेश एक चुभने वाले तीर की तरह था। शाह ने शहंशाह अकबर की कलाप्रियता की बहुत प्रशंसा की थी और फिर लिखा था, हमने आपके महान चित्ररूह हिंदुस्तान की बहुत कीर्ति सुनी है। हमारे दरबार के सबसे महान उस्ताद चित्रकार behzad का मानना है कि ऐसे जीवंत रंग बनाना मानवीय क्षमता से परे हैं। हम अपने मुख्य दूत मिर्जा जमान को आपकी सेवा में भेज रहे हैं, ताकि वे अपनी आंखों से इस करिश्मे को देख सकें और हमारे संदेह का निवारण कर सकें। पत्र सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। यह दोस्ती की आड़ में एक खुली चुनौती थी। फारसी शाह, जो कला में खुद को मुगलों से श्रेष्ठ समझते थे, सीधे सीधे रूह हिंदुस्तान की प्रामाणिकता पर सवाल उठा रहे थे। अगर यह साबित हो गया कि चित्र में कोई खामी है या वह उतना महान नहीं जितना कहा जाता है, तो यह पूरी मुगलिया सल्तनत की प्रतिष्ठा पर एक धब्बा होगा। शहंशाह अकबर का चेहरा गर्व और क्रोध के मिलेजुले भाव से तमतमा उठा। उनकी यह मजाल, वे गरजो, वे हमारी सबसे बड़ी धरोहर पर शक कर रहे हैं। मिर्जा जमान के आने से पहले हम यह सुनिश्चित करेंगे कि दुनिया का हर बड़ा कलापारखी इस चित्र की महानता की गवाही दे। लेकिन बीरबल के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने शहंशाह से एकांत में बात करने की इजाजत मांगी। दीवाने खास में जब केवल वे दोनों थे, बीरबल ने कहा, जहां पनाह, फारस के शाह नादान नहीं हैं। अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है, तो इसके पीछे कोई ठोस वजह हो सकती है। हमें इस चुनौती को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल अकबर ने अधीर होकर पूछा। क्या तुम्हें भी अपनी ही सल्तनत की शान पर शक है? शक नहीं जहांपनाह, बस सावधानी। मैं चाहता हूं कि मिर्जा जमान के आने से पहले मैं व्यक्तिगत रूप से उस चित्र की जांच करूं। हमें हर पहलू से तैयार रहना चाहिए। अकबर ने भारी मन से इजाजत दे दी। उन्हें क्या पता था कि बीरबल की यह साधारण सी लगने वाली जांच एक ऐसे गहरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करने वाली है, जिसके रंग इतने धोखे भरे थे कि वे पूरी सल्तनत की तस्वीर को बदरंग कर सकते थे। शाही दरबार का जश्न अब एक इम्तिहान में बदलने वाला था। अध्याय 2, फीके पड़ते रंग। उस रात जब किला खामोशी की चादर ओढ़ चुका था, बीरबल शाही खजाने के उस गुप्त कक्ष में पहुंचे जहां रूह हिंदुस्तान को रखा गया था। उनके साथ केवल 2 लोग थे, शाही खजाने का मुख्य रक्षक और दसवंत, जो उस समय के सबसे प्रतिभाशाली चित्रकारों में से एक थे और रंगों की गहरी समझ रखते थे। कक्ष को खोला गया। मखमली पर्दा हटाया गया। मशालों की पीली रोशनी में वह चित्र अपनी पूरी भव्यता के साथ प्रकट हुआ। पहली नजर में वह वैसा ही अलौकिक लग रहा था। वही शांत चेहरे, वही जीवंत प्रकृति। देखिए, राजा बीरबल, खजाने के रक्षक ने गर्व से कहा। क्या इसमें कोई कमी नजर आती है? बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप चित्र के पास गए। उन्होंने अपनी उंगलियों से कैनवास की सतह को छुआ, उसकी बनावट को महसूस किया।
फिर उन्होंने दसवंत को इशारा किया। दसवंत ने एक छोटी सी थैली से एक आवर्धक लेंस निकाला और चित्र का बारीकी से निरीक्षण करने लगे। वे घंटों तक हर रंग, हर कूची के निशान को देखते रहे। बीरबल धैर्यपूर्वक इंतजार करते रहे। काफी देर बाद दसवंत ने लेंस अपनी आंखों से हटाया। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और माथे पर पसीने की बूंदें थीं। क्या हुआ, उस्ताद? बीरबल ने धीरे से पूछा। दसवंत की आवाज कांप रही थी। राजा जी, यह एक उत्कृष्ट कृति है। शायद दुनिया की सबसे बेहतरीन नकल। लेकिन यह असली रूह हिंदुस्तान नहीं है। यह सुनना था कि खजाने के रक्षक के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह नामुमकिन है। यह कैसे हो सकता है? मैंने अपनी जान से ज्यादा इसकी हिफाजत की है। बीरबल शांत रहे। उन्होंने दसवंत से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? दसवंत ने चित्र के एक कोने की ओर इशारा किया, जहां बरगद की छाव का गहरा नीलाहरा रंग था। यह करीब करीब वैसा ही है, लेकिन असली नहीं। बाबा फरीद कश्मीर की पहाड़ियों से मिलने एक दुर्लभ लाजवर्द पत्थर और एक खास किस्म के केसर को मिलाकर अपना नीला रंग बनाते थे। उस रंग में चांद की रोशनी में एक हल्की सी सुनहरी आभा दिखती थी। इस रंग में वह आभा नहीं है। यह बहुत अच्छी नकल है, शायद किसी ईरानी या मुल्तानी तकनीक से बनाया गया है, लेकिन यह बाबा फरीद का जादू नहीं है। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। उनका सबसे बड़ा डर सच साबित हो गया था। सल्तनत की सबसे बड़ी धरोहर, उसका गौरव, चोरी हो चुका था और उसकी जगह एक शानदार फोर्जरी, नकल, रख दी गई थी। और यह काम इतने शातिराना तरीके से किया गया था कि आज तक किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। यह बात शहंशाह तक नहीं पहुंचनी चाहिए, बीरबल ने दृढ़ता से कहा। अगर उन्हें पता चला कि असली चित्र चोरी हो गया है तो उनका दिल टूट जाएगा। और अगर यह बात फारसी दूत तक पहुंच गई तो सल्तनत की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। खजाने का रक्षक रोने लगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मौत की सजा मिलेगी। अब रोने का वक्त नहीं है, बीरबल ने उसे शांत कराते हुए कहा। अब यह पता लगाने का वक्त है कि यह हुआ कैसे, कब और किसने किया। दसवंत, क्या तुम बता सकते हो कि यह नकल कितनी पुरानी है? दसवंत ने फिर से चित्र का निरीक्षण किया। रंगों के सूखने और कैनवास की स्थिति को देखकर लगता है कि यह कम से कम 1-2 साल पुरानी है। 2 साल? इसका मतलब यह चोरी बहुत पहले हो चुकी थी। बीरबल का दिमाग तेजी से काम करने लगा। इतना बड़ा धोखा बिना किसी अंदरूनी मदद के संभव नहीं था। इस षड्यंत्र में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल था जिसे शाही खजाने तक पहुंच हासिल थी, जिसे कला की गहरी समझ थी और जिसके पास इसे अंजाम देने का एक बहुत बड़ा मकसद था। बीरबल ने खजाने के रक्षक से पूछा, पिछले 2-3 सालों में कौन कौन इस कक्ष में आया है? रक्षक ने बताया कि शहंशाह के अलावा केवल कुछ गिने चुने लोगों को ही यहां आने की इजाजत थी। स्वयं बीरबल, वित्त मंत्री राजा टोडरमल और कुछ विशेष अवसरों पर कला के पारखियों के तौर पर बुलाए गए मेहमान। बीरबल के दिमाग में कुछ चेहरे घूमने लगे। पहला चेहरा था उस्ताद बेहजाद का। वह फारस का एक बहुत बड़ा लेकिन बूढ़ा चित्रकार था जो कुछ साल पहले अपने शाह से अनबन होने पर आगरा चला आया था। अकबर ने उसे बहुत सम्मान दिया, लेकिन वह हमेशा इस बात से जलता था कि उसे दसवंत और बसावन जैसे युवा भारतीय चित्रकारों जितना महत्व नहीं मिलता। उसे रंगों की गहरी समझ थी और वह नकल करने में माहिर माना जाता था। दूसरा चेहरा था सौदागर करीम खान का। वह सल्तनत का सबसे अमीर व्यापारी था जो कलाकृतियों, जवाहरात और कालीनों का कारोबार करता था।
उसकी पहुंच बड़े बड़े राजाओं और नवाबों तक थी। वह पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था और उसकी नजर हमेशा अनमोल चीजों पर रहती थी। और तीसरा, सबसे अप्रत्याशित चेहरा था अमरगढ़ के राजा विक्रम सिंह का। वह मुगलों का एक वफादार सामंत राजा था और कला का बहुत बड़ा संरक्षक माना जाता था। वह अक्सर आगरा आता और शहंशाह के साथ कला पर लंबी चर्चाएं करता। उसे कई बार विशेष मेहमान के तौर पर शाही खजाने का संग्रह देखने की इजाजत मिली थी। इन तीनों में से कोई भी अपराधी हो सकता था, या शायद तीनों ही इसमें शामिल थे। बीरबल जानते थे कि वे एक बहुत ही खतरनाक और उलझे हुए जाल का सामना कर रहे हैं। उनके पास समय बहुत कम था। फारसी दूत मिर्जा जमान किसी भी दिन आगरा पहुंच सकता था। उन्हें उसके आने से पहले असली चित्र को खोजना था और अपराधियों को बेनकाब करना था। जश्नैरंग के चमकीले रंग अब बीरबल की आंखों में फीके पड़ चुके थे। उनकी जगह अब शक, रहस्य और धोखे के गहरे, धुंधले रंगों ने ले ली थी। शाही दरबार की भव्यता के पीछे छिपे इस बदरंग सच को सामने लाने का जिम्मा अब अकेले बीरबल के कंधों पर था। अध्याय 3, सच्चाई की खोज। बीरबल ने अपनी जांच बहुत ही खामोशी और चतुराई से शुरू की। वह नहीं चाहते थे कि षड्यंत्रकारियों को भनक भी लगे कि उनका राज खुलने की कगार पर है। उन्होंने एक बहुआयामी रणनीति अपनाई। पहला कदम, मनोवैज्ञानिक दबाव। अगले दिन दरबार में बीरबल ने बातों बातों में यह अफवाह फैला दी कि फारसी दूत के आने से पहले शहंशाह ने सल्तनत के सभी बड़े कला पारखियों को रूह हिंदुस्तान के गुप्त और चमत्कारी पहलुओं पर एक रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि जो भी पारखी चित्र के बारे में सबसे अनूठी और गहरी जानकारी देगा, उसे शहंशाह की ओर से एक जागीर इनाम में दी जाएगी। यह एक चारा था। बीरबल देखना चाहते थे कि उनके तीनों संदिग्ध इस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। उस्ताद behzad ने इस खबर को सुनकर नाक भौं सिकोड़ी। हुनर, हिंदुस्तानी चित्रकार उस फारसी चित्रकला की बारीकियों को क्या समझेंगे? उस चित्र का असली रहस्य तो उसके रंगों के मिश्रण में है, जो केवल एक सच्चा उस्ताद ही समझ सकता है। उसका अहंकार और उसकी ईर्ष्या साफ झलक रही थी। सौदागर करीम खान की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने तुरंत अपने मुंशी को आदेश दिया कि कला पर लिखी सबसे दुर्लभ किताबों को खरीदा जाए, ताकि वह एक शानदार रिपोर्ट तैयार कर सके और जागीर जीत सके। उसका ध्यान चित्र की कला पर नहीं, बल्कि उससे मिलने वाले मुनाफे पर था। राजा विक्रम सिंह की प्रतिक्रिया सबसे संयमित लेकिन सबसे सोची समझी थी। उन्होंने बीरबल से कहा, राजा बीरबल, यह तो बहुत ही उत्तम विचार है। मैं स्वयं इस महान चित्र का प्रशंसक हूँ। मैं अपने राज्य के सबसे पुराने चित्रकारों से परामर्श करके एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवाऊंगा। उसने अपनी उत्सुकता को बड़ी कुशलता से छुपा लिया। बीरबल को तीनों की प्रतिक्रियाओं से कुछ संकेत मिले, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं। दूसरा कदम, जासूसों का जाल। बीरबल ने अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों को तीनों संदिग्धों पर नजर रखने के लिए लगा दिया। एक जासूस, जो चित्रकार का भेष बनाकर उस्ताद behzad के शागिर्दों में शामिल हो गया, ने बताया कि उस्ताद पिछले कुछ समय से रात में छिपकर काम करते हैं और किसी को अपने निजी कक्ष में आने नहीं देते। उसने यह भी सुना था कि उस्ताद ने कुछ महीने पहले बड़ी मात्रा में मुल्तानी मिट्टी और ईरानी लाजवर्द खरीदा था। दूसरा जासूस, जो एक मुनीम बनकर सौदागर करीम खान के यहाँ काम करने लगा, ने एक बहुत ही अहम जानकारी दी। उसने बताया कि लगभग 2 साल पहले करीम खान ने एक गुमनाम खरीदार को वाले बहुत ऊंची कीमत पर एक पुरानी कलाकृति बेची थी, जिसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं रखा गया था। उस सौदे के बाद करीम खान ने कंधार और फारस की कई यात्राएं की थीं। तीसरा जासूस, जो एक सैनिक के भेष में अमरगढ़ गया था,
ने राजा विक्रम सिंह के बारे में कुछ परेशान करने वाली बातें बताईं। उसने देखा कि विक्रम सिंह के किले का एक हिस्सा बहुत ही कड़ी सुरक्षा में रखा गया है और वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है। उसने यह भी सुना था कि राजा विक्रम सिंह गुप्त रूप से फारस और तुर्की के दूतों से मिलते रहते हैं, जो मुगलों के प्रतिद्वंद्वी थे। इन जानकारियों ने बीरबल के शक को और गहरा कर दिया। उन्हें अब यह यकीन होने लगा था कि यह केवल कला की चोरी का मामला नहीं है। इसके तार सल्तनत के खिलाफ एक बड़ी राजनीतिक साजिश से जुड़े हो सकते हैं। तीसरा कदम, सीधी पर अप्रत्यक्ष चुनौती। बीरबल जानते थे कि अब अपराधियों को कोई गलती करने पर मजबूर करना होगा। उन्होंने एक और योजना बनाई। उन्होंने शहंशाह अकबर से अनुमति लेकर दरबार में एक नई चर्चा शुरू की। जहां पनाह बीरबल ने एक दिन भरे दरबार में कहा, मैंने उस्ताद दसवंत के साथ रूह हिंदुस्तान का अध्ययन करते हुए एक अद्भुत बात देखी। चित्र के एक बहुत ही छोटे से हिस्से में, जहां एक बच्चे का पैर है, वहां की त्वचा का रंग थोड़ा फीका पड़ गया है। यह शायद समय का प्रभाव है। मेरी राय है कि फारसी दूत के आने से पहले हमें इसे ठीक करवा लेना चाहिए। यह एक झूठ था। चित्र पर ऐसा कोई दोष नहीं था। यह एक जाल था। शहंशाह ने पूछा, तो इसे कौन ठीक कर सकता है? क्या दसवंत यह कर सकते हैं? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, दसवंत एक महान कलाकार हैं, लेकिन बाबा फरीद की शैली और रंगों का रहस्य अनूठा है। इस काम को केवल वही हाथ कर सकता है जिसे उन गुप्त तकनीकों का ज्ञान हो। मेरे विचार में हमें सल्तनत के सभी महान कलाकारों और पारखियों को एक अवसर देना चाहिए। जो भी उस छोटे से हिस्से को हूबहू असली जैसा बना देगा, उसे उस्ताद सल्तनत की उपाधि दी जाएगी। यह एक बहुत ही चतुर चाल थी। बीरबल जानते थे कि कोई भी साधारण कलाकार उस रंग को नहीं बना पाएगा। असली चोर, जिसने चित्र को कहीं छिपा रखा है, इस चुनौती को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने से उसका राज खुल सकता है। जिसने नकली चित्र बनाया है, वह शायद इस चुनौती को स्वीकार कर ले, क्योंकि उसे अपनी कला पर घमंड होगा और वह उस्ताद सल्तनत की उपाधि का लालच नहीं छोड़ पाएगा। इस घोषणा से दरबार में एक नई सनसनी फैल गई। उस्ताद behzad ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। यह काम मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता, उसने घमंड से कहा। सौदागर करीम खान ने इस बार कोई रुचि नहीं दिखाई। वह जानता था कि यह उसके बस की बात नहीं है। राजा विक्रम सिंह ने बड़ी विनम्रता से कहा, यह तो महान उस्तादों का काम है। हम तो केवल प्रशंसक हैं। बीरबल की नजरें उस्ताद behzad पर टिक गईं। क्या वही मुख्य अपराधी था, या वह सिर्फ एक मोहरा था जिसे अपनी कला के अहंकार में फंसाया जा रहा था? बीरबल को लगा कि वे पहेली के बहुत करीब हैं, लेकिन एक टुकड़ा अभी भी गायब था। वह टुकड़ा जो कला, लालच और राजनीति को एक साथ जोड़ता हो। अध्याय 4, धोखे का कैनवास। बीरबल की चुनौती की घोषणा के बाद दरबार का माहौल बदल गया। जश्न-ए-रंग का उत्सव अब एक प्रतियोगिता में तब्दील हो गया था। सबकी निगाहें उस्ताद behzad पर थीं, जिसने बड़े दंभ के साथ यह दावा किया था कि वही रूह हिंदुस्तान के फीके पड़े रंग को फिर से जीवंत कर सकता है। बीरबल ने शहंशाह से अनुमति लेकर दीवान-ए-आम में ही एक छोटा सा मंच तैयार करवाया। नकली चित्र को वहां रखा गया और उसके चारों ओर एक पर्दा लगा दिया गया, ताकि कलाकार एकांत में काम कर सके। उस्ताद behzad अपने औजारों और रंगों के साथ मंच पर गया। उसने किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं दी। पूरे 2 दिन तक वह पर्दे के पीछे बंद रहा। दरबार में लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। राजा विक्रम सिंह और सौदागर करीम खान भी यह तमाशा देख रहे थे।
विक्रम सिंह के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, जबकि करीम खान कुछ बेचैन लग रहा था। तीसरे दिन उस्ताद behzad पर्दे से बाहर आया। उसके चेहरे पर थकावट लेकिन विजय का भाव था। मैंने कर दिखाया, उसने घोषणा की। मैंने बाबा फरीद के जादू को फिर से रच दिया है। पर्दा हटाया गया। शहंशाह अकबर